मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम जो अपना सब्जेक्ट है PHP एंड MySQL इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और इससे पहले वाले सेशंस में हमने PHP के जो बेसिक सिंटैक्स वगैरह होते हैं वो हमने देखे। उसके बाद हमने इससे पिछले वाले सेशन में लूप कंस्ट्रक्ट देखा, कंडीशनिंग्स देखी। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि ऑपरेटर्स को कैसे PHP में डील किया जाता है, कैसे हम ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं PHP में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हो, जैसे मैं आपको देता हूँ कि 4 और 5 को अगर आपको जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो 4 और 5 इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे 4 और जो 5 है ये क्या कहे जाएंगे, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, और आपका जो प्लस जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करने का काम कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंपल सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में जब भी कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो अब जो ऑपरेटर की हम बात करेंगे, इनकी अलग अलग वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑपरेटर अगर होगा, हेलो सपातर यार, तू माइक म्यूट कर दो, मुझे ना तो उधर से आवाज़ आ रही है तुम्हारी। ओके, सो जब हम जब हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो ऑपरेटर में कैटेगरीज होती हैं, इसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप इसका होता है वो होता है अर्थमेटिक। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो हम करते हैं और मैथ्स में भी पढ़ते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स यूज़ करे जाते हैं तो इनको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके बाद होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है कंपेयर करना, है ना। मतलब दो चीज़ों को आपने कंपेयर करवाना है, तुलना करनी है, तो तुलना करने वाले ऑपरेटर्स जो होते हैं उसको अपन कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके तीसरे जो ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इनको भी अपन विस्तार से देखेंगे। इसके बाद होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट का क्या मतलब है, असाइन करना, वैल्यूज़ को असाइन कर देना। तो वैल्यू को असाइन करने वाले जो ऑपरेटर होता है, जनरली आपको ध्यान हो, आप सी प्रोग्रामिंग में भी इसको पढ़ते हो, तो अपन ये इक्वल टू यूज़ करते हैं, करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर्स आपके होते हैं, या आप उनको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हो, जहाँ पे कंडीशंस चेक होती हैं। ठीक है, कंडीशंस चेक होती हैं जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरीके के जो ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा हो इफ़ के अंदर अपन इन ऑपरेटर्स की जो ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और कंडीशन चेक होती है। ठीक है, जब कंडीशन चेक होने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं, तो कंडीशन सही होगी या कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, कंडीशन सही होने के बाद कुछ स्टेटमेंट होते हैं लूप के, तो वो एग्जीक्यूट होने होते हैं। फॉल्स होने के बाद कुछ अलग चीज़ होनी होती है, या तो आप वो लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वो डिपेंड करता है किस तरीके का लूप कंस्ट्रक्ट है। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने लूप कंस्ट्रक्ट देख लिया है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय PHP लैंग्वेज। ठीक है, ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर, प्लस प्लस इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, माइनस माइनस इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये PHP के द्वारा सपोर्ट करे जाते हैं। अपन जब PHP का प्रोग्राम लिखते हैं तो इन ऑपरेटर्स का अपन यूज़ करते हैं और इनको अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, प्लस जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स को जोड़ने का काम करता है। सबट्रैक्ट दो ऑपरेटर्स में एक बड़े में से, पहले में से दूसरे को घटाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर अपन एग्जाम्पल के साथ में चलें, ए का जो वैल्यू है अपन 10 मान के चलें और बी का जो वैल्यू है वो 20 माने,
ठीक है। और इन ऑपरेटर्स को बारी बारी अगर परफॉर्म करें, यहाँ पे अगर मैं प्लस ऑपरेटर लगाता हूँ तो a प्लस बी को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 30। इसी तरीके से a माइनस बी ऑपरेशन परफॉर्म करने में जब माइनस सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज हो रहा है तो आपको आंसर कितना मिलेगा, -10। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 10 इंटू 20, 200 आपको मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये जो ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर आप यूज़ करते हो, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर ये जैसे आपने बटा, हिंदी में इसको बोलते हैं डिवीजन या बटा बोलते हैं ना, जैसे ये ए और बी, तो ए आपका होता है न्यूमरेटर और बी जो आपका होता है वो डिनोमिनेटर हम इसको बोलते हैं। तो न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से, तो जैसे न्यूमरेटर आपका 10 है, ठीक है, एक्चुअली डिवाइड न्यूमरेटर बाय डी न्यूमरेटर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन न्यूमरेटर, यहाँ पे बेसिकली क्या बोला, बी को अगर अपन न्यूमरेटर लें, ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है, 20 है। ठीक है। और ए जो है आपका डिनोमिनेटर है, जिसका वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10। तो 20 डिवाइड बाई 10 आप जब करते हो तो आंसर 2 मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से मॉडुलस ऑपरेटर ये क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है। जैसे मैं बी मोडुलो ए लिखूं, ठीक है, बी मोडुलो ए का मतलब होता है तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा ना वो इसका आंसर होगा। मतलब जैसे बी का वैल्यू है 20 और ए का वैल्यू है 10, तो मैं 20 मोडुलो 10 करता हूँ तो इसका मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 क्यों मिलेगा, क्योंकि 20 में जब 10 का भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 0। और इसी तरीके से अगर मैं 4 मोडुलो 3 बोलूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है। तो ये जो मॉडुलो ऑपरेटर है आपको रिमाइंडर देता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो क्या है, ये आपका जो ए का वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा देता है। जहाँ जैसे मेरे पास ए का वैल्यू 10 है और अगले स्टेटमेंट में अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब हो जाएगा अब एक्चुअल में ए की वैल्यू है वो 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसी तरीके से ए माइनस माइनस जो है ये क्या है, ये आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। मतलब ए का वैल्यू अभी क्या था, अगर मैं इस स्टेटमेंट को नहीं कंसीडर करूं, ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस माइनस लिखूँ तो ए का एक्चुअल वैल्यू क्या था, 10, और मैंने ए माइनस माइनस लिखा तो ये लिखते ही मेरे को ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर अपन एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें, जैसे मैं बोलता हूँ इंट ए इक्वल्स टू 5 और ए प्लस प्लस मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया और ए इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू 10, और फिर यहाँ पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया ए इक्वल्स टू ए माइनस 5, और फिर मैंने ए माइनस माइनस परफॉर्म किया, तो अगर मैं ए का जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या, ए का वैल्यू समझ में आ रहा है सभी को जो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने पीस ऑफ कोड्स लिखा, ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, आखिरी में मेरे पास जो ए का वैल्यू बचेगा वो क्या होगा, कोई बता सकता है तुम में से, सपातर, उत्कर्ष? हाँ, -5 कैसे होगा भाई, -5 कैसे होगा? राहुल तुम बता सकते हो -5 कैसे होगा? सपातर क्या तुम बता सकते हो? अच्छा देखो, मैं एक एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता हूँ, क्या क्या सिचुएशन है। जैसे ये स्टेटमेंट पहला है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये एक क्रम, एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए 5 स्टेटमेंट हैं, और मैं जब छठा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगा तो उस समय मेरे पास ए का वैल्यू, ए का क्या वैल्यू होता है वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ए इक्वल्स टू, हाँ बताओ। राहुल तुमको समझ में आ रही है बात, क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पूछने की? हेलो,
आंसर देना चाहोगे राहुल कि क्या आंसर होगा इसका? हाँ हाँ। अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है, 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो मैं एक बार और अच्छे से, एक ही प्रोग्राम में जब ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो इसको अपन कैसे समझे। सबसे पहला ये जो है, ये स्टेटमेंट ये क्या बोलता है, ए नाम का एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू उसमें जाएगी। और ये इक्वल टू क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अरे यार, ठीक है, ये जो इक्वल्स टू क्या है, ये असाइनमेंट है। तो ए एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी और अपन ने इक्वल्स टू लगा के ये असाइन कर दिया है, 5 इसको सबसे पहले असाइन कर दिया है, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, ए प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ए का वैल्यू में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब 5 से ये वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये अब नहीं रहा, अब लेटेस्ट ये चल रहा है। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे ए को बिल्कुल नया वैल्यू असाइन किया जा रहा है, 10 किया जा रहा है। तो एक्चुअल में जो 6 वैल्यू था ये ड्रॉप हो जाएगा और वैल्यू अब 10 हो जाएगा इसका, ठीक है। जब चौथा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है, चौथा स्टेटमेंट क्या बोलता है, एक इक्वल्स टू ए माइनस 5। तो ए के अंदर ए माइनस 5 का वैल्यू जाना चाहिए, और ए का जो अभी लेटेस्ट वैल्यू कितना है, 10 है। 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना होता है, 5। और वो जो 5 वैल्यू है वो किस में जाएगा, ए में जाएगा। तो अब लेटेस्ट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये पुराना वैल्यू गायब हो जाएगा, ठीक है। जब मैं पांचवा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने जाता हूं तो उससे पहले सिचुएशन मेरे पास ये है, और जैसे ही मैं पांचवा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूं तो ये क्या है, ए माइनस माइनस डिक्रीमेंट। तो पांचवा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5 में से एक की घट जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 4। तो फाइनली मेरे पास जो ए का वैल्यू बचेगा वो बचेगा ए इक्वल्स टू 4। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? ओके, राहुल पारेता तुम्हें आई समझ में? राहुल पारेता लाई? ओ, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर सपोर्टेड बाय पीएचपी लैंग्वेज, ठीक है। अब अपन इसको यहाँ भी वैसे एज्यूम करते हैं। ए होल्ड्स 10 मतलब एक वेरिएबल है जो वैल्यू होल्ड करता है 10, ठीक है। एंड अ वेरिएबल बी, एक बी नाम का वेरिएबल है जो वैल्यू होल्ड करता है अपने पास 20, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो इक्वल्स टू, एक्चुअल में डबल इक्वल्स टू का मतलब हो जाता है कंडीशन चेक होनी चाहिए, ठीक है। ये जहाँ पे a इक्वल्स टू बी आ गया, इक्वल्स टू बी आ गया, मतलब ये चेक करने की कोशिश करी जा रही है कि क्या b का वैल्यू a के बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डबल इक्वल्स टू है ये अपन इफ के अंदर यूज करते हैं। ये जितने भी ऑपरेटर्स आप देख रहे हो ये कंडीशन चेक में काम आते हैं, कंपेयर करने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ऑपरेटर्स होंगे ये आप जो यूज करोगे इफ के अंदर यूज करोगे। अब मैं लिखता हूँ इफ ए इक्वल्स टू बी। तो ये इसका क्या मतलब है कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है। अगर है तो ट्रू ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। आप इस तरीके से प्रोग्राम बनाओगे, जब ये ट्रू होंगे तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स, तो कुछ आप इस तरीके से प्रोग्राम बनाओगे कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होके कंट्रोल जो यहाँ आने इस लूप इससे बाहर निकल के ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है, ये जो डबल इक्वल्स जो आप देख रहे हो तो ये क्या करता है, इक्वालिटी चेक करता है क्या दो वेरिएबल्स बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो, ये वाला जो वैल्यू देख रहे हो ये क्या है,
नॉट इक्वल्स टू का है ये, तो ये भी इफ के अंदर आएगा। ये बताता है कि जब ए और बी दोनों ट्रू नहीं, मतलब इक्वल्स नहीं है, मतलब अगर ये ट्रू हो रहा है, समझ में आ रही बात, जब ये ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो अब अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ए का वैल्यू, ए जो है 10 होल्ड करता है, बी 20 होल्ड करता है। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ इफ़ ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 10 और बी का वैल्यू कितना है 20। 10 और 20 दोनों बराबर नहीं है, तो ये जो आउटपुट देगा ये फॉल्स देगा। ठीक है, और फिर से अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ए का वैल्यू जो है 10 और बी का वैल्यू 20, मतलब ये बिल्कुल में दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। समझ में आ रही है बात, ये फॉल्स आ रहा है यहाँ पे ट्रू आ रहा है। इसके बाद अपन जो तीसरा ये देख रहे हैं ऑपरेटर, ये है ग्रेटर देन का। ठीक है, अब जब अपन इसको यूज करेंगे क्या, इफ ए ग्रेटर देन बी, अब ए का वैल्यू कितना है 10 और बी का वैल्यू कितना है 20, क्या 10 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, तो ये फॉल्स इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, इसी तरीके से लेस देन के लिए अपन चेक करते हैं, लेस देन, इफ ए लेस देन बी, इसका मतलब ये है कि ए ऑपरेंड बी ऑपरेंड से अगर छोटा है तो आउटपुट क्या दे, ट्रू दे। चूंकि ये 10 लेस देन 20 ये चूंकि ट्रू है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होता है और लेस देन इक्वल्स टू का होता है। ठीक है, होप आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू का समझ में आता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में अपन एक्चुअल में जो बाउंड्री पॉइंट्स है उनको कंसीडर कर लेते हैं, और ग्रेटर देन में हम बाउंड्री पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, ये हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से एग्जाम्पल से अपन समझने की अगर कोशिश करें कि आपके पास ए वेरिएबल है और आपके पास बी वेरिएबल है, ए वैल्यू होल्ड करता है 10, बी वैल्यू होल्ड करता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये 10 है और 20 है। तो लॉजिकल जो ऑपरेटर्स है, सबसे पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो आपका कौन सा है, एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो एंड ऑपरेटर है, एंड आपने डिजिटल डिज़ाइन में भी पढ़ा होगा, जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो ही एंड आपको पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक है, ए बी इज ट्रू, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये आपको समझना इस तरीके से होगा, एंड ऑपरेटर जो अपन यूज करते हैं, जैसे ए का वैल्यू 10 है तो इसको अपन ट्रू मान रहे हैं। ठीक है, बी का वैल्यू 20 है, इसको ट्रू मान रहे हैं, और जब ए और बी के बीच में अपन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड बेसिकली डॉट से डिनोट किया जाता है, तो इस जब ये ट्रू वैल्यू है, बी भी ट्रू वैल्यू है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इनमें से अगर एक भी फॉल्स होता है, जैसे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तब आपको आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा एंड करने पर। ठीक है, तो एंड के केस में क्या होता है कि दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो आपको जो आउटपुट है वो फॉल्स मिलता है। ठीक है, अब अपन दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है आपका, वो है और का लॉजिकल ऑपरेटर। तो और जो लॉजिकल ऑपरेटर है बेसिकली इसको डिजिटल डिज़ाइन में ए प्लस से डिनोट करते हैं। देखो ये प्लस ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर से आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये अपन इसको डायरेक्टली और करके लिखते हैं। पीएचपी का जब आप प्रोग्राम बनाते हो तब आप और लिखते हो, लेकिन डिजिटल डिज़ाइन में इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और एंड ऑपरेटर को डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और ही लिखता हूँ। तो जब मैं ए और बी के बीच में और ऑपरेटर लगाता हूँ तो एक्चुअल में इसका आउटपुट कब ट्रू होगा, जब इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए। अगर ए ट्रू है और बी ट्रू है आपका, तो दोनों के बीच में और करने पर आपका आउटपुट ट्रू मिलेगा। ए अगर फॉल्स है और बी ट्रू है तो दोनों में से कोई भी एक
ट्रू होने पर आउटपुट ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से बी ए अगर ट्रू है और बी आपका फॉल्स है तो दो में से एक ट्रू हो रहा है तो आउटपुट ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स होते हैं तब आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको अपन और ऑपरेटर बोलते हैं, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिक रहता है इनमें। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। ठीक है, ये लॉजिकल एंड और लॉजिकल और बिल्कुल सेम होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों में अंतर देखिए। लॉजिकल, इट इज कॉल्ड एन लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। और लॉजिकल ये जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसको अपन बोल रहे हैं इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, तो अपन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जीरो को कंसीडर करते हैं। ये जो एंड आप देख रहे हो और ये वाला जो और देख रहे हो, इसमें जीरो को कंसीडर करा जाता है, इन दोनों में नहीं किया जाता। ठीक है, और ये जो आखिरी ऑपरेटर आप देख रहे हो इसको अपन नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, नेगेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मैं मेरे पास ए का वैल्यू, अगर ए का वैल्यू ट्रू है और मैं यहाँ पे लिख दूँ ए नेगेशन, तो ये बिल्कुल इसको रिवर्स कर देगा, इसका वैल्यू ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इक्वल्स टू का साइन आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे तो आप भली भांति परिचित हो। ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए और बी ये ऑपरेंड है और इनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर है। जब ये जो एक्सप्रेशन है, इसका जो आउटपुट आता है वो किसको असाइन कर दिया जाता है, वो सी को असाइन कर दिया जाता है। असाइन कैसे हो रहा है, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। इस एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर्स हैं, ये क्या आप बता सकते हो? यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स और कितने ऑपरेंड्स हैं, कोई बता सकता है? दो ऑपरेटर, एक कैसे है भाई उत्कर्ष? सी इक्वल्स सी तो आपका नहीं, सी आपका ऑपरेंड्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, सी ए और बी, ये क्या है, वैल्यूज हैं। वैल्यूज हैं, डेटा वैल्यूज हैं, मतलब कोई वेरिएबल्स हो सकता है जो वैल्यू होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, तो ये ए बी और सी ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स हैं तीन, तो आपके पास ऑपरेंड्स हैं, तीन ऑपरेंड्स हैं। और आपके पास में कितने ऑपरेटर्स हैं? एक ऑपरेटर ये है, ठीक है, एक प्लस और एक ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो प्लस है ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है आपका, और ये जो है इक्वल्स टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो तीन ऑपरेंड्स और दो ऑपरेटर आपके पास यहाँ पे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसका क्या मतलब होता है, जब आप इस तरीके से लिखते हो सी प्लस इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसको एक्चुअल में अपन क्या बोलते हैं, एड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, अगर आपने ये जो सी है इसको इस तरीके से लिखा जाता है सी प्लस ए। ठीक है, तो कभी भी जैसे अगर आपको यहाँ पे दिया जाए ए माइनस, अभी अपन प्लस की बात करें, यहाँ पे अगर दे दिया 5, ठीक है, और यहाँ पे आपने दे दिया इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्या इन दोनों में अंतर है, आप बता सकते हो? कुछ अंतर होगा क्या इसमें? क्या अंतर होगा? हाँ हाँ, इसकी बात कर रहे हो ना, दूसरे की? कंपेयर नहीं, इसमें कंपेयर नहीं होगा। देखो मैंने जैसे अभी यहाँ पे बताया ना, ये देख रहे हो सी प्लस इक्वल्स टू ए,
तो एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे हैं, ठीक है। तो c इक्वल्स टू सी प्लस ए, तो मतलब c की जो पुरानी वैल्यू है उसमें आपने a की वैल्यू जोड़नी है, जोड़ने के बाद उसको असाइन कर देना है किसमें, c में। तो बिल्कुल इसमें क्या है, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सपांड करो, इसको इस तरीके से लिखो a इक्वल्स टू ए प्लस 5, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो a की वैल्यू है पुरानी, ठीक है, उसमें आपको 5 जोड़ के फिर a को असाइन करनी है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। और a प्लस 5 का क्या मतलब है, a प्लस 5 का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया, बट a में आपने 5 जोड़ दिया, लेकिन जोड़ने के बाद क्या, उसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप उसको कहीं असाइन नहीं करते। तो इससे पहले या तो आपको क्या है, a प्लस 5 का ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई ना कोई वेरिएबल, जैसे b वेरिएबल में इसको असाइन करना होगा। समझ में आ रही है बात? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये प्लस ऐड का है, और इसी तरीके से सी माइनस का भी है। इसको भी अगर अपन देखें, अगर मैं लिखता हूँ सी माइनस इक्वल्स टू ए, तो इसका एक्सपांशन जब आप करोगे तो इसका मतलब होता है सी इक्वल्स टू सी माइनस ए, ठीक है। सी इक्वल्स टू सी माइनस ए, इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के साथ असाइनमेंट हो रहा है। सी में से ए की वैल्यू को घटाने के बाद फिर वापस सी के अंदर असाइन किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितने ऑपरेंड्स हैं, इसमें अगर आप बात करो तो कितने ऑपरेंड्स यहाँ पे हैं, नहीं, अपने पास सिर्फ 2 ही ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि c और c एक ही माना जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे c इक्वल्स टू बी माइनस ए में बोलता जब 3 अलग अलग ऑपरेंड्स होते, ठीक है, तो और यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ c माइनस ए, तो एक्चुअल में अपने पास 2 ही ऑपरेंड्स हैं, लेकिन पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है c और a के बीच में, जो ऑपरेशन परफॉर्म होके उसका जो वैल्यू है वापस से किसको असाइन किया जा रहा है, सी को असाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 2 ऑपरेंड्स और 2 ही ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और अब अपन ये देखें, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर आपको इस तरीके से दिया जाए सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा, सी इक्वल्स टू सी इंटू ए, मतलब c के पुराने वैल्यू में a की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसको c में असाइन करना, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन अगर आपको दिया जाए, c डिवीजन ऑपरेटर, c डिवाइड इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब होगा c इक्वल्स टू c डिवाइड बाई a, मतलब c का जो पुराना वैल्यू है उस पे a से भाग देने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको किसको असाइन कर देना है, c को, ठीक है। तो अब लास्ट आपका मॉडुलो इक्वल्स टू ऑपरेटर, तो बिल्कुल ये भी इसी तरीके से है। अगर इस तरीके से आप लिख देते हो सी मॉडुलो इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब होता है सी इक्वल्स टू सी मॉडुलो ए, जो सी में भाग देने के बाद, सी में ए का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो किसको असाइन हो जाता है, ए को। तो अगर मैं यहाँ पे सी का वैल्यू 25 लेता हूँ और ए का वैल्यू 4 लेता हूँ, ठीक है, और मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ सी मॉडुलो इक्वल्स टू ए, तो सी का कितना वैल्यू होगा, कोई बता सकता है, सी को एक्चुअल में कितना वैल्यू दिया जाएगा, सपातर, रिमाइंडर कितना होगा, मैंने सी का वैल्यू 25 लिया है और ए का वैल्यू 4 लिया है। 6 पॉइंट, यार रिमाइंडर, जब अपन रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर एक इंटीजर है। बहुत सही, उत्कर्ष को समझ में आ रहा है। जो 25 में अगर आप 4 का भाग देते हो, शायद मैं भाग देना भी सिखाऊंगा आपको आज से ना, 4 छिंग 24, ठीक है। तो 25 में से 24 गया तो बचा 1, इसको क्या बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 है ये रिमाइंडर होगा और यही वैल्यू सी कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है भाई सभी को? तो
ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और अब अपन कंडीशनल ऑपरेटर देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, देर इज वन मोर ऑपरेटर कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। दिस फर्स्ट evaluates an expression for a true or false values and then execute one of the two given statements depending upon the result of the evaluation. The condition operator has this syntax. ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ना, इसकी पहचान कुछ इस तरीके से है। आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा, ठीक है, और दो बिंदियां लगी हुई दिखेगी। ये देखते आप समझ जाओ कि ये कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगेगा इससे पहले कंडीशन होएगी, मतलब इफ स्टेटमेंट होगा और इसके अंदर कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और इधर आपकी एक वैल्यू होगी, ठीक है, और इस डॉट के बाद एक वैल्यू होगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो जो पहली वाली वैल्यू है उसको आउटपुट दिया जाएगा, उसको एज आउटपुट कंसीडर किया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये डबल डॉट दो बिंदुओं के पीछे की जो वैल्यू है उसको आउटपुट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन देता हूँ, जैसे मैं वैल्यू लिखता हूँ a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4, ठीक है, और मैं यूज़ करता हूँ इफ़ a इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ आपका 8 और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 4। तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, कोई बता सकता है? सपातर? हेलो। हाँ, आउटपुट क्या होगा उत्कर्ष? नहीं बेटा, एक्चुअल में मैं क्या बता रहा हूँ, ये समझ में आया जो मैंने ये बनाया है यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ये समझ में आया? देखो इसमें क्या है, जब भी कंडीशनल ऑपरेटर की अपन बात करते हैं तो ये पहले देख लो, जहां पे आपने क्वेश्चन मार्क देख लिया और दो बिंदियां लगी हुई देख ली, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क से पहले तो क्या है, कोई कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के बाद में कई वैल्यू होगी और फिर उस दो बिंदियों के बाद में एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन मार्क के अंदर की जो इससे पहले जो कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो जाती है, ठीक है, ठीक है, वो जो ट्रू हो जाती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखी हुई वैल्यू को आउटपुट माना जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू को आउटपुट नहीं मानते हुए उसके अगले मतलब बिंदी के बाद की वैल्यू को अपन आउटपुट मानेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एक कंडीशन तुमको दे रहा हूँ, वो कंडीशन देने से पहले ए और बी का मैं वैल्यू तुम्हें देता हूँ, ए का वैल्यू 5 देता हूँ, बी का वैल्यू 4 देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन सेट करता हूँ कि क्या ए लेस देन बी है। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया और मैंने कुछ भी वैल्यू सेट करी, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा और फिर डॉट के बाद मैंने मोहन लिखा। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है, जो स्टेटमेंट है, इसका क्या आउटपुट रहेगा, बता सकते हो? हाँ, मोहन बिल्कुल सही जवाब। मोहन, मोहन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सबसे पहले ये कंडीशन को देखा जाएगा। ये कंडीशन क्या बोलती है, ए लेस देन बी। ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 4, तो 5 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो अपन ने क्या देखा है कि दो बिंदुओं के बाद की जो वैल्यू है उसको आउटपुट माना जाएगा, तो आउटपुट एक्चुअल में क्या होगा, मोहन होगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो मोहन आएगा। समझ में आ रही है बात? ओके। अब देखो ऑपरेटर कैटेगरीज क्या होती है। ऑल द ऑपरेटर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, यूनरी प्रीफिक्स ऑपरेटर विच प्रीसीड्स अ सिंगल ऑपरेंड, ठीक है,
बाइनरी ऑपरेटर विच टेक टू ऑपरेंड्स एंड परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक। हेलो, कोई समस्या है क्या सपातर? राहुल, आवाज आ रही है क्या भाई? ओके राहुल, उत्कर्ष और सपातर चले गए, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपन। तो ऑपरेटर कैटेगरीज की जब अपन बात करें तो अपने पास है यूनरी प्रीफिक्स ऑपरेटर विच प्रेसीड्स अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, प्रेसीड्स का मतलब उससे बढ़ना। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके, वो दो ऑपरेट बाइनरी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो दो ऑपरेंड लेते हैं आपके और परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, और जो कंडीशनल ऑपरेटर है जिसको अपन टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, वो क्या करता है, तीन ऑपरेंड लेता है। अब ये जो कंडीशनल ऑपरेटर देखा अपन ने, इसको अपन टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, टर्नरी ऑपरेटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन ध्यान रखें, टर्नरी ऑपरेटर ही कंडीशनल ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर जो होता है ये कितने ऑपरेंड्स लेता है? बेसिकली ये तीन ऑपरेंड्स लेता है और एवेलुएट करता है पहले एक्सप्रेशन को, आइदर द सेकंड और द थर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इवेल्युएशन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चन मार्क से पहले का एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू के आधार पर ये पहला और दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसको एवेलुएट करता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर विच असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स अपन ने पढ़े हैं, तो इस कैटेगरी में अपन उनको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब अपन प्रेसिडेंस क्या होता है वो अपन देखें। तो एक मिनट, राहुल पारिता, आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके, तो अब अपन देखते हैं कि जो प्रेसिडेंस होता है पीएचपी ऑपरेटर्स का वो क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रेसिडेंस में क्या होता है, जब आपको एक पूरा एक्सप्रेशन दिया जाता है जहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन में प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मॉडुलो ऑपरेटर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर में एग्जांपल लेता हूँ, a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन c मोडुलो d। ठीक है, इसके बाद e इक्वल्स टू a, फिर माइनस नॉट a, इसको चेंज करते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं e, और ये हो गया यहाँ पे m। आपके पास इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे a b c d e m ये सब ऑपरेंड्स हैं, माइनस इक्वल्स टू मोडुलो मल्टीप्लिकेशन प्लस, ये आपके ऑपरेटर्स हैं। अब इस तरीके का जब एक्सप्रेशन दिया जाता है और इसको इवेलुएट करना होता है, इवेलुएट का मतलब सोल्व करना होता है जब इसको, तो कौन से ऑपरेटर और किन ऑपरेंड्स को पहले कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंस रूल्स होता है, मतलब जो जो बड़ा होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, उसको अपन पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है x इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इंटू टू। अब जैसे अगर आप देखो, अगर x इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इंटू टू, ठीक है, जैसे यहाँ पे सपातर और चिराग हैं। सपातर बोलता है कि मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा, बाद में इसको करूँगा। जब मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास x को क्या वैल्यू जाएगा, 7 प्लस 6 मैंने कर दिया। ठीक है, तो x का वैल्यू 13 जाएगा। ठीक है, अब ये चिराग जो है वो बोलता है नहीं, मैं तो 7 प्लस 3 को पहले करूँगा। तो इसने 7 प्लस 3 को पहले ऐड कर दिया 10 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का वैल्यू क्या जा रहा है, 20। तो यहाँ पे देखो एक जगह 13 आ रहा है और 20 आ रहा है। तो ये जो क्या है, ये ऑपरेशंस कौन सा चुना जाएगा। ठीक है, तो उसका एक रूल होता है, प्रेसिडेंस होता है।
तो वो वही अपन देखेंगे प्रेसिडेंस कैसा सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हियर एक्स इज असाइन 13 not 20 because multiplication has higher precedence than plus, so it get first multiplied with 3 into 2 and then adds into 7। तो जब भी अगर अपन इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7 + 3 into 2, तो जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस का एक्चुअल में बड़ा पापा है, यूँ मान के चलो। तो पहले इसको खाना परोसा जाएगा, बाद में इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लस जो है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, फिर बाद में प्लस करोगे, और फिर वैल्यू बाद में एक्स को असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसको अपन प्रेसिडेंस रूल बोलते हैं, ठीक है। हियर ऑपरेटर विद द हाईएस्ट प्रेसिडेंस अपीयर्स एट द टॉप। अब देखो, अपन ने सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन की बात करी, लेकिन इसके अलावा जो ऑपरेटर्स हैं इस तरीके के, ये जो ऑपरेटर अभी अपन ने देखे हैं, ठीक है, अगर इस तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं तो ये सबसे ऊपर है, इनका प्रेसिडेंस सबसे ऊपर है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, अगर आपको ये ऑपरेटर दे दिया कहीं और प्लस ये दे दिया और ए बी और सी इस तरीके का दिया, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ प्रेसिडेंस है, और हमेशा अगर मान लो ये आपको ये नेगेशन प्लस प्लस और माइनस माइनस दे दिया, ठीक है, तो तीनों अगर दे दिया, और तीनों एक्चुअल में क्या है, यूनरी टाइप की कैटेगरी के, अब तीनों में से किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए, तो प्रायोरिटी अपन देंगे राइट से लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट, इधर से इधर की तरफ अपन प्रायोरिटी देंगे। तो इसको जैसे मान लो आपके पास ए नेगेशन भी है, बी प्लस प्लस भी है, और सी माइनस माइनस भी है, ठीक है। तो इन तीनों की कैटेगरी क्या है, सेम है। तो इसको चुने, किसको चुने, सवाल ये है। तो सवाल अपन सबसे पहले अपन इसको चुनेंगे, इधर से चुनेंगे, राइट से चुनेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर इसको दी जाएगी, फिर इसको दी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये हमेशा अपने को प्रेसिडेंस टेबल्स ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह काम आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो, इनकी प्रायोरिटी प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन अगर ये तीनों एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए तो लेफ़्ट टू राइट इनकी प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। जो सबसे पहले लेफ़्ट में आएगा उसको पहले चुना जाएगा, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट लेफ़्ट, ओके। तो इस तरीके से ही अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद है बिट वाइज ऑपरेटर, जो कि अपन उसमें देख चुके हैं एंड और में, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट ये वैसे ही होता है, और टर्नरी ऑपरेटर्स भी कंडीशनल ऑपरेटर है, ये हम देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रोग्राम लिखिए, ठीक है। तो क्लास अपने एंड करते हैं। थैंक यू।